नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और प्रदेश हमारा बुलेटिन देख रहे हैं आप, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश की 4 बड़ी खबरों की और आपको बताएंगे कि पेपर लीक मामले को लेकर के ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। पेपर लीक के आरोपियों की 3 करोड़ 11 लाख रुपए की संपत्तियां अटैच की गई हैं। तो वहीं 2 सितंबर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी, जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इधर न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए हरीश चौधरी ने कहा कि जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट मिलेगा, एकजुट होकर के कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहीं अलवर में खाटू श्याम जी जा रही बस पर हमला हुआ। इसके बाद लोगों ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई और जमकर हंगामा किया। ये 4 बड़ी खबरें, इनको लेकर दिन भर हमने आप तक अपडेट पहुंचाई। एक एक करके अब खबरों को देखेंगे। पार्टी किसी सीट को भी लाइट नहीं मिलेगी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है। ईडी ने इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा किया है। शिक्षक भर्ती में कुल 180 अभ्यर्थियों ने पेपर खरीदा था। हर अभ्यर्थी से पेपर के नाम पर 8 से 10 लाख रुपए तक वसूल किए गए। ईडी की तरफ से यह बड़ा खुलासा है। बाबूलाल कटारा ने शेर सिंह अनिल को पेपर बेचा था। शेर सिंह अनिल सारण ढाका समेत कई को पेपर बेचा गया। उदयपुर में 150, जयपुर में 30 अभ्यर्थियों ने पेपर खरीदा था। हर एक से 8 से 10 लाख तक वसूले गए। पेपर लीक रैकेट में शामिल और डमी अभ्यर्थियों की भी जांच की जा रही है। ईडी अब गंभीरता से इस पूरे मामले को लेकर विस्तृत जांच कर रही है और बड़ा खुलासा आने वाले दिनों में ईडी की तरफ से हो सकता है। पेपर लीक से जुड़े और भी लोग ईडी की जांच के घेरे में हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर ईडी पूरे मामले पर पड़ताल कर रही है। 3 करोड़ 11 लाख रुपए की संपत्तियां अटैच की गई हैं। तो वरिष्ठ शिक्षक भर्ती पेपर आउट मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई है। सांचौर से 20 किलोमीटर दूर अचलपुर गांव का रहने वाला सुरेश ढाका ईडी के रडार पर है और पुलिस ने ढाका पर 25,000 का इनाम रखा है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। आने वाले दिनों में और भी कई अहम नाम सामने आ सकते हैं। ईडी की तरफ से जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। आज ईडी की तरफ से अब तक की जांच और कार्रवाई को लेकर के आधिकारिक तौर पर बयान देकर जानकारी दी गई है। 3 करोड़ 11 लाख रुपए की संपत्तियां इन आरोपियों की अटैच हुई गई है। बड़ी मात्रा में पैसे का लेन देन हुआ है। करोड़ों के लेन देन का खुलासा ईडी की तरफ से किया गया है। तो आपको बता दें कि बाबूलाल कटारा से लगाकर के शेर सिंह अनिल और तमाम नाम हैं। सारण और ढाका मुख्य आरोपी जिन पर लगातार ईडी की नजर है, पूछताछ चल रही है। उदयपुर में 150 लोगों को पेपर बेचा गया। जयपुर में 30 अभ्यर्थियों को पेपर बेचा गया और इस तरह से कुल 180 अभ्यर्थियों को पेपर बेचने की जानकारी अब तक ईडी के सामने आ चुकी है। ईडी का यह कहना है कि हर एक से 8 से लगाकर 10 लाख तक वसूले गए और इस तरह से एक मोटी रकम इन आरोपियों ने इकट्ठा की पेपर लीक करके। तो बहरहाल ईडी की जांच चल रही है, कार्रवाई जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरी और बिजली गिरने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। शहर के रजबन इलाके में छत पर यह आकाशीय बिजली गिरी सीसीटीवी में कैद हुई है बिजली की तस्वीर, और वो तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि सड़क पर चिंगारियां उड़ती हुई नजर आई हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरह से ये बिजली यहां पर दिन दहाड़े गिरी, आकाशीय बिजली, और इसके बाद चिंगारियां उड़ती हुई जैसे दिखाई दी। हालांकि किसी तरह के नुकसान की खबर अभी तक नहीं है, लेकिन गली में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल रहा। तेज आवाज के साथ यह आकाशीय बिजली यहां पर गिरी। तो एक छत पर गिरी थी, तेज आवाज हुई, लोग सहम गए, अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। ये देखिए टोंक की तस्वीरें हैं जहां पर आकाशीय बिजली गिरी है, जिससे अफरा तफरी मच गई।
चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में 9वें सीपीएस सम्मेलन का आगाज हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी शामिल हुए। इस सम्मेलन को ओम बिरला, डॉक्टर सीपी जोशी और सीएम अशोक गहलोत ने संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि डिजिटल युग में लोकतंत्र की मजबूती, गुड गवर्नेंस और देश निर्माण में जनप्रतिनिधियों की भूमिका के लिए यह सम्मेलन उपयोगी साबित होगा। लोकतंत्र की यात्रा के अंदर जनता भी सजग हुई है, उनकी अपेक्षाएं आकांक्षा भी बढ़ी है। इन अपेक्षा आकांक्षाओं को हम कैसे पूरी कर सकते हैं, यह हमारे लिए चुनौती है। बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डिजिटल का उपयोग कर हम किस तरीके से पारदर्शी व्यवस्था लागू कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव। देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म पर है। हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को तब मजबूत कर पाएंगे जब उसमें जनता की सक्रिय भागीदारी हो, और जनता की सक्रिय भागीदारी के लिए डिजिटल का उपयोग भी सबसे महत्वपूर्ण है। दूर दराज के गांव में बैठा व्यक्ति भी जब विधानमंडल की और केंद्र विधानमंडल की कार्रवाइयों को देखेगा, उनकी डिबेट को देखेगा, उनकी चर्चाओं को देखेगा, तो उसकी भागीदारी बढ़ेगी। और जब भागीदारी बढ़ेगी तो जो जनता ने चुनकर जो जनप्रतिनिधि भेजा है, जो उसकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, अभाव, कठिनाइयों को वहां व्यक्त करने के लिए भेजा है, उसकी गतिविधियों की जानकारी भी उसको ठीक से। वह डिजिटल के माध्यम से हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जनता की सक्रिय भागीदारी इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से बढ़े। हर मतदाता को अपने जनप्रतिनिधि के विधानमंडल में भागीदारी की जानकारी हो, उसके लिए बनाए गए नियमों के अंदर क्या परिवर्तन हो उसकी जानकारी हो, और इसके लिए हमें अपने अपने विधानमंडल में डिजिटल आईटी के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो वहीं उदयपुर में 9वें सीपीएस सम्मेलन का आज आगाज हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी शामिल हुए। इस सम्मेलन को ओम बिरला, डॉक्टर सीपी जोशी और सीएम अशोक गहलोत ने संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि डिजिटल युग में लोकतंत्र की मजबूती, गुड गवर्नेंस और देश निर्माण में जनप्रतिनिधियों की भूमिका के लिए यह सम्मेलन उपयोगी साबित होगा। तो राजस्थान में मेवाड़ का ये जो क्षेत्र है वो बिरला क्षेत्र है, जहां पर मोहनलाल सुखाड़िया जी और भैरव सिंह शेखावत जी ने राजस्थान में लोकतंत्र की आजादी के बाद जो परंपराएं निर्वहन की, उस निर्वहन के कारण आज हम बड़े सम्मान के साथ कह सकते हैं कि आज राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में जिस तरह की ट्रेडिशंस पार्लियामेंट्री पे हमारे यहाँ विधानसभा की है, उन सब के लिए हमें आज बहुत गर्व होता है। आज तो बगैर कंप्यूटर काम नहीं चलता। सारी सुविधाएं रेलवे की, एयर सर्विसेज की हो, रेवेन्यू की हो, और मुझे गर्व है कि मैं पहली बार जब मुख्यमंत्री बना तब हम लोगों ने भी शुरुआत करी। लोक मित्र नाम से शुरू की थी, एक काउंटर शुरू किया था। आज 80,000 हमारे यहाँ पर ई मित्र हैं, 80,000, और 600-700 तरह की सेवाएं पब्लिक की जो है 80,000 ई मित्र के माध्यम से लोगों को अवेलेबल हो रही है, हर विभाग की। हमने 3% रखा था एक बार, जब मैं दूसरी बार था मुख्यमंत्री, हर विभाग का बजट रखा था, बड़ा जंप हुआ। इस काम को मैं समझता हूँ कि सरकार बदल गई, तब भी मुझे मालूम है भामाशाह केंद्र बना था यहाँ पर, पिछली गवर्नमेंट बनाया था, डाटा सेंटर बना हुआ, आज देश के अंदर नंबर 1 है हमारे यहाँ पर। आईटी में हम लोग बहुत आगे बढ़ गए। आईटी के माध्यम से आज देश के अंदर आज भी राजस्थान नंबर 1 है आईटी सेक्टर के अंदर। साथियों, दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं। भारत का लोकतंत्र एक प्राचीनतम लोकतंत्र है। यहां लोकतंत्र की परंपराएं रही हैं, परिपाटियां रही है। यहां सभा हो, समिति हो, अलग अलग राज्यों के समय भी अलग अलग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हुआ करती थी।
तो उदयपुर में 9वें सीपीएस सम्मेलन का आगाज किया गया। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सीपी जोशी ने जिस प्रकार से पक्ष विपक्ष को लेकर के काम किया वो इतिहास बन गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने किसी को बख्शा नहीं, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष। सीपी जोशी ने जो जिस प्रकार से पक्ष विपक्ष को साथ लेके काम किया है उसका भी इतिहास बन गया है। मैं तो राठौड़ साहब मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि ऐसे ही माहौल बनाए रखा हम लोगों ने। और डॉक्टर सीपी जोशी ने ना पक्ष को बख्शा ना विपक्ष को बख्शा। इस रूप में इन्होंने हाउस का संचालन किया। तो वहीं राजस्थान प्रीमियर लीग T20 में अब टीमों की फ्रेंचाइजी नहीं होगी। फ्रेंचाइजी के बजाय अब स्पॉन्सरशिप मॉडल के साथ ही आरसीए इन मुकाबलों का खुद आयोजन अपने स्तर पर करवाने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। आरसीए की राजस्थान प्रीमियर लीग, विवादों के बाद शुरू होगा आरपीएल। ब्रॉडकास्टर ना मिलने से तिथियों में बदलाव, फ्रेंचाइजी के बजाय स्पॉन्सरशिप मॉडल। आरसीए के आरपीएल में बदलाव क्यों? राजस्थान में पहली बार आयोजित किए जा रहे राजस्थान प्रीमियर लीग की लॉन्चिंग 27 अगस्त को जोधपुर में होगी। दरअसल ब्रॉडकास्टिंग इश्यू के कारण ही इसकी लॉन्चिंग डेट में बदलाव किया गया है। अब 34 के बजाय केवल 19 मुकाबले होंगे, जबकि फाइनल मुकाबला जयपुर में 10 सितंबर को खेला जाएगा। आरपीएल का आयोजन पूरी तरह से आरसीए ही करेगा। खिलाड़ियों को भुगतान भी आरसीए ही करेगा। पहले कंपनियों ने बोली लगाकर खिलाड़ियों की खरीद की थी, लेकिन 6 टीमों को खरीदने वाली कंपनियों के पास अब फ्रेंचाइजी नहीं रहेगी, बल्कि केवल स्पॉन्सरशिप ही रहेगी। यानी अब टीम पर मालिकाना हक नहीं रहेगा। इसके लिए हर कंपनी को 1.5 से 2 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। नीलामी लगाकर खरीदने वाले खिलाड़ियों को भुगतान आरसीए करेगा, लेकिन अब बदलाव होने से नीलामी के खिलाड़ियों के भुगतान में कटौती भी होगी। कितने रुपए खिलाड़ियों को मिलेंगे, इसका फैसला भी जल्द आरसीए की बैठक के बाद तय होगा। आरपीएल से संबंधित समस्त तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और हमारी टीम अभी जोधपुर में शुरुआत होगी 27 तारीख से। तो 27 तारीख की पूरी तैयारी के लिए माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय स्वयं वहाँ देखरेख में उनके नेतृत्व में काम हो रहा है और संभवतः आज या कल तक कंप्लीट तैयारियां कर ली जाएंगी। जहाँ तक टीमों को निर्देशित किया गया है कि 25 तारीख तक वो लोग पहुँचे वहाँ और अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। आरपीएल में अब हर टीम एक एक मैच ही प्रतिद्वंदी के साथ खेलेगी, जबकि पहले हर टीम के 2-2 मैच होने थे। इसके अलावा दिन में पहले की तरह 2 मैच खेले जाएंगे। केवल उद्घाटन मैच और समापन के दिन एक एक मैच होंगे। आरपीएल के चेयरमैन रामपाल शर्मा का कहना है कि फ्रेंचाइजी मॉडल में देरी होने के कारण स्पॉन्सरशिप मॉडल पर आरसीए को संचालन करवाना पड़ रहा है। आरपीएल की तैयारी पूरी हो चुकी है और आरपीएल 27 तारीख से होने जा रहा है। और सबसे पहले जो जोधपुर हो रहा है 27 तारीख को, हमारे अध्यक्ष जी, पूरे कोऑर्डिनेटर, चीफ कोऑर्डिनेटर सब जोधपुर है और लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। 27 तारीख से उसका आगाज होगा। फ्रेंचाइजी या स्पॉन्सरशिप दोनों जो भी चीज़ होती है वो आरपीएल और बीसीसीआई के माध्यम से होती है। इसका किसी भी चीज़ पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो नियम बीसीसीआई के होते हैं उसके अनुरूप जो निर्देश होते हैं उसी के अनुसार मैच होते हैं। आरपीएल में किए गए बदलावों से आरसीए पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि आरसीए बीसीसीआई से इस मामले में किए गए कम्युनिकेशन में देरी को वजह बता रहा है, लेकिन नीलामी पूरी करने के बाद टूर्नामेंट के मॉडल में बदलाव से तैयारियों पर भी सवाल है कि आखिर इतने प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की तैयारी जल्दबाजी में क्यों की गई। महेश दादीज, न्यूज़ 18 जयपुर। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। बढ़